वेलकम बैक माय डियर व्यूअर्स टू द अनदर वीडियो ऑफ मिशन कॉमर्स। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हेडिंग सब हेडिंग। आप बच्चों का सवाल होता है कि सर हेडिंग सब हेडिंग सर हमें याद नहीं होता, तो बेटा इस वीडियो में आपको याद भी करवाएंगे, ट्रिक भी सिखलाएंगे याद करने का। और बेटा नकल के लिए भी चाहिए थोड़ा अकल, तो आपको समझ समझ के याद करना होगा, तो ये रिटेन करेगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको एग्जाम में एक भी सवाल या एक भी हेडिंग सब हेडिंग का क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो कि आप नहीं जानते। और बेटा एक्सेप्शन अवेलेबल एवरीवेयर, एक आध दो तो अलग हो ही सकता है। तो बेटा ध्यान से सुनना, जितने सारे कंपनीज हैं उन सबको स्केड्यूल 3 पार्ट 1 के तहत बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना होता है। अगर वो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, सोल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो टी से बैलेंस शीट बना सकते हैं। लेकिन अगर वो कंपनी है तो कंपनी को ये शेड्यूल 3 पार्ट 1 में बैलेंस शीट बनाना होता है। अब इस बैलेंस शीट में कितने हेडिंग्स होते हैं, सब हेडिंग होते हैं और क्या क्या आइटम्स होते हैं, ये बेटा हम सीखने जा रहे हैं। तो देखिए जरा, बैलेंस शीट में सबसे पहले हम लायबिलिटीज को कवर करते हैं, फिर आता है हमारा एसेट। तो हम लोग भी पहले लायबिलिटी को बेटा कवर करेंगे। लायबिलिटी में हम लोग लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी, मतलब ये लायबिलिटी का सेक्शन है। उसमें देखिए जरा गौर से देखिएगा, शेयर होल्डर फंड, ये जो ब्लैक पेन से आपको दिख रहा है लिखा हुआ, ये आपका हेडिंग हो गया। दूसरा लायबिलिटी में हेडिंग क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये भी आपका हेडिंग हो गया। नॉन करेंट लायबिलिटी, ये भी आपका हेडिंग हो गया। करेंट लायबिलिटी, ये भी आपका हेडिंग हो गया। मतलब लायबिलिटीज में कितने हेडिंग होने वाले हैं बेटा, 4 हेडिंग होने वाले हैं। और इन चारों हेडिंग में कुछ सब हेडिंग्स है जो कि मैं आपको समझाऊंगा भी और बतलाऊंगा भी। तो अब इसमें क्या क्या आइटम्स आते हैं बेटा, उसे देखना चाहिए पहले। तो देखो शेयर होल्डर फंड, इस हेडिंग में सबसे पहला सब हेडिंग क्या आता है, जिसको हम बोलते हैं शेयर कैपिटल। ध्यान से सुनना, शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल क्या होता है, शेयर इशू करके जितना आप कैपिटल इकट्ठा करते हो उसे शेयर कैपिटल बोलते हो। किसी भी आइटम में आप अगर ये लिखा देखोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और आपसे पूछेगा कि आप इसका हेडिंग और सब हेडिंग बताओ, तो बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल हो या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो, वो हमेशा कहां आएगा, शेयर कैपिटल में आएगा सर। और उसका हेडिंग क्या होगा, शेयर होल्डर फंड होगा। तो बेटा हो गया, यही सीखना है आपको कि बेटा कैपिटल शेयर कैपिटल आपने कैसे बताना है। तो ट्रिक सीखो, जिसके लास्ट में कैपिटल हो, इक्विटी शेयर कैपिटल लास्ट में कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लास्ट में कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल लास्ट में कैपिटल, इशूड कैपिटल लास्ट में कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल लास्ट में कैपिटल। तो जिसके लास्ट में कैपिटल हो बेटा, उसका हेडिंग क्या होगा सर, हेडिंग होगा शेयर होल्डर फंड। एक नंबर याद करने का ट्रिक हो गया। और जितना उसका सब हेडिंग क्या होगा, शेयर कैपिटल। बेटा हम यहां पे शॉर्ट में लिख रहे हैं ताकि आपको याद करवाने पे फोकस मेरा ज्यादा है। क्या इस बात को आप समझ पाए? सर पहला हेडिंग शेयर कैपिटल, कैसे समझोगे आप, चाहे वो इक्विटी शेयर कैपिटल हो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो, ऑथराइज शेयर कैपिटल हो, इशूड शेयर कैपिटल हो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो, लास्ट में कैपिटल, आपने हेडिंग लगाना है शेयर होल्डर फंड और सब हेडिंग लगाना है शेयर कैपिटल। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है, बस आपको एग्जाम से पहले इस वीडियो को 2-4 बार देख लेना है। अगला देखो बेटा, रिजर्व एंड सरप्लस। ये देखो इसका हेडिंग क्या है सर, हेडिंग अभी भी वही शेयर होल्डर फंड ही है, उसका सब हेडिंग क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस। इसको बेटा कैसे समझोगे, तो पहले इसका भी ट्रिक देख लो। जिस किसी के लास्ट में रिजर्व है, चाहे वो जनरल रिजर्व हो, कैपिटल रिजर्व हो, रिवैल्यूएशन रिजर्व हो, सब्सिडी रिजर्व हो, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व हो, रविशर रिजर्व हो, बोर्ड रिजर्व हो, बेटा एंड में अगर आपका रिजर्व लग गया ना, तो वो आपका सब हेडिंग हो जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस, और हेडिंग बेटा क्या हो जाएगा, शेयर होल्डर फंड। तो आओ बेटा इनको भी सेट करें कि जिनके लास्ट में रिजर्व हो जाए उन सबका हेडिंग तो होने वाला है शेयर होल्डर फंड। सेम सेम सेम, ओके सेम है सर, कुछ भी दिक्कत नहीं। और उसका सब हेडिंग क्या होगा सर, सब हेडिंग होगा रिजर्व एंड सरप्लस। सर आपको क्या याद हो रहा है, यस सर, जिसके लास्ट में कैपिटल शेयर कैपिटल में लगा दो, जिसके लास्ट में रिजर्व उसको रिजर्व एंड सरप्लस के सब हेडिंग में लगा दो। बेटा ध्यान से सुनना, इसमें कुछ कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जिनके लास्ट में रिजर्व तो नहीं होता लेकिन वो आता है रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, और बेटा वो इंपॉर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि लास्ट वाला रिजर्व तो सबने याद कर लिया। सर वो क्या क्या होगा, देखो सिक्योरिटी प्रीमियम। अब सिक्योरिटी प्रीमियम का भी अगर आपसे हेडिंग पूछे तो आपने बोलना है शेयर होल्डर फंड और सब हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस। देखो इसके लास्ट में क्या रिजर्व लगा हुआ है, नहीं सर, लेकिन फिर भी ये कहां पे आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में। सिंकिंग फंड, डिवेंचर सिंकिंग फंड पूछ दे, बोला बताओ इसका हेडिंग सब हेडिंग। आप बच्चा स्मार्ट हो क्योंकि ये 4-5 ऐसे हैं आइटम्स है जिनके लास्ट में रिजर्व तो नहीं है लेकिन ये भी आता है रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। आगे देखना, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, यहां से क्वेश्चन पूछता है, या फिर ईसॉप लिख दे, ESOP। इन सब का हेडिंग
आपका हो गया शेयर होल्डर फंड, और सब हेडिंग क्या होगा, रिजर्व एंड सरप्लस। सिंकिंग फंड का भी रिजर्व एंड सरप्लस। अब देखो बेटा यहां पे स्टेटमेंट ऑफ पीएल क्रेडिट बैलेंस, स्टेटमेंट ऑफ पीएल क्रेडिट बैलेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। तो सर इसके लास्ट में रिजर्व है क्या, नहीं सर, लेकिन इसका हेडिंग क्या होगा, शेयर होल्डर फंड, और सब हेडिंग क्या होगा, रिजर्व एंड सरप्लस। और लास्ट में देखना स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट बैलेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉस। सर इसको कहां दिखाएंगे, इसका भी हेडिंग होगा बेटा शेयर होल्डर फंड, और सब हेडिंग क्या होगा, रिजर्व एंड सरप्लस। सर इसके लास्ट में तो रिजर्व नहीं है, मैं तो यही सिखला रहा हूं बेटा आपको, ट्रिक भी है और कॉन्सेप्ट भी है, थोड़ा सा अपना अंडरस्टैंडिंग भी है कि इन पांचों के एंड में आपको रिजर्व तो नहीं दिखेगा। ओके सर, इसको कैसे दिखाना है, इसका भी हेडिंग आपको लिखना है शेयर होल्डर फंड, और सब हेडिंग में लिखना है आपको रिजर्व एंड सरप्लस। बट यहां पे जहां पे आपका डेबिट बैलेंस होगा बेटा, वहां पे आपने एक चीज लिखना है, सोन एज नेगेटिव बैलेंस, सोन एज नेगेटिव बैलेंस, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस में जो नेगेटिव बैलेंस होता है, जो लॉस होता है ना, उसको हम नेगेटिव की तरह दिखाते हैं। अब बताओ बेटा, ये दोनों चीज आपको याद हुआ कि नहीं। तीसरा क्या है, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, इसमें आपने एक भी क्वेश्चन नहीं आना। तो बताओ, पहला हेडिंग और पहला सब हेडिंग आपने सब कुछ क्लियर हुआ, वेरी गुड वेरी गुड। मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगला मैं दिखलाता हूं आपको। बेटा शेयर होल्डर फंड के हेडिंग, सब हेडिंग और आइटम्स को आपने सीख लिया। अब क्या है आपका शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। बेटा फिर से कहो वारे वारे, इनसे भी कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आना है। आगे क्या होगा, नन करेंट लाइबिलिटी। अगला हेडिंग जरा ध्यान से देखना बेटा, नन करेंट लाइबिलिटी। अब नन करेंट लाइबिलिटी का थोड़ा सा मीनिंग समझ लो। ऐसे लाइबिलिटी जिनको आपको 12 महीने के बाद पेमेंट करना है, वो नन करेंट लाइबिलिटी होंगे। जिनको 12 महीने के अंदर पेमेंट करना है, वो करेंट लाइबिलिटी हो जाएंगे। अब नन करेंट लाइबिलिटीज को आप एक बार समझ तो लिए दिमाग से, अब आइटम्स को देख लेना बेटा। बॉन्ड्स, डिवेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, टर्म लोन फ्रॉम बैंक, मॉर्गेज लोन, जितना सारा बैंक लोन होगा ना बेटा, उसको आप हमेशा नन करेंट लाइबिलिटी में सेट करना। उसका हेडिंग कहां होगा, नन करेंट लाइबिलिटी। अब बैंक लोन पूछे तब बोलना, टर्म लोन पूछे तब बोलना, मॉर्गेज लोन, जितना भी लोन होगा। सर अब ये 12 महीने से कम है या ज्यादा, ये कहां लिखा हुआ, बेटा कुछ नहीं लिखा हुआ, तो आपका एजम्पशन यही होगा कि ये लॉन्ग टर्म है, 12 महीने से ज्यादा वाला है। तो इसका हेडिंग क्या होगा, नन करेंट लाइबिलिटी। और बेटा सब हेडिंग क्या होगा, देखो यहां पे शॉर्ट में लिख रहे हैं लॉन्ग टर्म बोरविंग। जितना भी सर बैंक से लोन होगा, जितना भी डिवेंचर होगा, अब लिखा हुआ है 15% डिवेंचर। बताओ हेडिंग सब हेडिंग। अब आपने यही मानना है कि 15% डिवेंचर है वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, तो हेडिंग में लगाएंगे हेडिंग में लगाएंगे नन करेंट लाइबिलिटी, और लॉन्ग टर्म बोरविंग हो जाएगा। मॉर्गेज लोन पूछ दिया, बताया ही नहीं कि टर्म कितना, 12 महीने से कम का लोन है। अरे आपने क्या मतलब, लोन लिखा हुआ है, बैंक लोन है, तो आप हमेशा उसको लॉन्ग टर्म बोरविंग में ही सेट करना सब हेडिंग। तो देखो बेटा, एक सब हेडिंग हम लोगों ने और सीख लिया। अगला देखो क्या है, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। बेटा एक ही आइटम है इसमें, दूसरा आइटम आज तक दिखा नहीं, दिखता तो मैं आपको जरूर बताता। कहीं भी आपको लिखा मिल जाए प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, जब आप रिडेम्पशन करते हो, रिडीम करते हो, रीपेमेंट करते हो शेयर या डिवेंचर को, उसमें आपने जो भी प्रीमियम पेमेंट करना है ना, इस आइटम का हेडिंग नन करेंट लाइबिलिटी और सब हेडिंग बस एक ही आइटम है बेटा इसमें, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। बात खत्म। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में सर एक ही आइटम आना है। और बताइए सर, चलो ये भी हो गया आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अब सुनना, जितना सारा प्रोविजन देख रहे हैं ना, उन सब को आप लॉन्ग टर्म प्रोविजन में डाल देना। देखो, प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, कोई भी प्रोविजन दिख जाए तो वो बेटा आपका हेडिंग आ जाएगा नॉन करेंट लायबिलिटी, और सब हेडिंग क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इसी में सारा आपका हेडिंग सेट हो जाना है। सर आपने प्रोविजन में कैसे पता चले कि सर ये कहां का है, लॉन्ग टर्म का है या शॉर्ट टर्म का है। ये जो प्रोविजन है ये लॉन्ग टर्म है, और लॉन्ग टर्म में 12 महीने से ज्यादा है, तो हेडिंग क्या होगा, नॉन करेंट लायबिलिटी, और सब हेडिंग क्या होगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। बेटा प्रोविजन दिख जाए ना आपने, तो आपने लगाना है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। बात समझ में आई कि नहीं। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन दिख जाए, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। कोई भी लोन लिख जाए 12 महीने से पहले, ये देखो। तो बेटा बताओ, ये भी आपका क्लियर हो गया। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आपके सिलेबस से बाहर है, तो इसे भी हटा दो। तो 1 2 3 हेडिंग और सब हेडिंग हम लोग समझ गए, तीनों का ट्रिक भी समझ गए बेटा। अब लास्ट आपके सामने है करेंट लायबिलिटी, जरा इसको भी देख लो। आपको याद भी हो रहा होगा, एग्जाम से पहले आपको 2 से 3 बार देखना है, और याद तो आपको साथ में करना है मेरे। अब देखो, इतना सारा होने के बाद अब अगला हेडिंग जो आपके सामने है वो है करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी में मैंने आपको थोड़ा सा अकल लगाने पहले ही बोला है कि कोई भी लायबिलिटी जिनका 12 महीने से पहले आपको पेमेंट करना हो, करेंट लायबिलिटी। अब उसमें क्या क्या हेडिंग है बेटा, देखो, शॉर्ट टर्म बोरविंग,
इसमें आता था लॉन्ग टर्म बोरविंग, मतलब ऐसा लोन जो 12 महीने के बाद पेमेंट करना हो। यहां पे शॉर्ट टर्म बोरविंग, ऐसा लोन जो कि 12 महीने से पहले पेमेंट करना होगा। इसमें क्या क्या आइटम होगा देखना, लोन रिपेमेंट ऑन डिमांड, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना बेटा, लोन रिपेबल ऑन डिमांड, कोई भी लोन जिसको कि आप डिमांड करें बैंक और आप रिपेमेंट करने जाओ, मतलब कि शॉर्ट टर्म हो गया, तो इसका हेडिंग क्या हो जाएगा, करेंट लायबिलिटी। सर नॉर्मल बैंक लोन लिखा होगा तो हेडिंग क्या होगा, नॉन करेंट लायबिलिटी, क्योंकि मैंने आपको बोला है कुछ भी नहीं लिखा हो तो आप लॉन्ग टर्म अज्यूम करना। देखा, इसी को बोलते हैं अकल भी लगाना और याद भी करना बेटा। ओके, नेक्स्ट क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट या फिर कैश क्रेडिट। बच्चों बैंक ओवरड्राफ्ट या फिर कैश क्रेडिट ये भी एक तरह का शॉर्ट टर्म बोरविंग होता है, तो इसमें भी आप शॉर्ट टर्म बोरविंग ही लगाना। लोन रिपेबल ऑन डिमांड शॉर्ट टर्म बोरविंग के हेडिंग में जाएगा। आप बोलते हैं कि सर हमें याद नहीं होता, बेटा थोड़ा समझना होगा आपको। आगे देखिए, करेंट मैच्योरिटी ऑन लॉन्ग टर्म डेट। मेरे प्यारे बच्चों, और कोई बैंक लोन है 5 साल का, ठीक है, अब जब 5वें साल में वो तो पेमेंट करना है आपको, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल बीत गया, जब आप 5वें साल में हो तो वही लिखा हुआ है करंट मैच्योरिटी ऑन लॉन्ग टर्म डेट। कोई लॉन्ग टर्म डेट है जिसका करंट मैच्योरिटी में हो गया ना, वो उसी साल आ गया, जैसे कि 5 साल पहले का लोन और आज आप 5वें साल में हो, मतलब आज आप करंट ईयर में आ गए, तो भैया उसको भी आप शॉर्ट टर्म बोरविंग में ही सेट करना। इन चारों पांचों को आप लोन रिपेबल ऑन डिमांड, बैंक ओडी का दूसरा नाम होता है कैश क्रेडिट, उसके बाद करंट मैच्योरिटी ऑन लॉन्ग टर्म डेट, इन सब का सब हेडिंग क्या होगा, शॉर्ट टर्म बोरविंग होगा। बेटा लिखते जाना और समझते जाना। और देखो बेटा फिर से यहां पे दो ही चीज है, बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर और सप्लायर। अब देखिए बिल्स पेबल हो या सन्ड्री क्रेडिटर और सप्लायर हो, ये भी आपका आएगा करंट लायबिलिटी में, ठीक है, करंट लायबिलिटी। और इसका सब हेडिंग क्या होगा, ट्रेड पेबल। इस दोनों के अलावा तीसरा कोई जन्म नहीं लिया बेटा। यहां पे दो ही चीज है, बिल्स पेबल और सन्ड्री क्रेडिटर या फिर सप्लायर, इनको आप लगाओगे कहां पे, ट्रेड पेबल में। एक और सब हेडिंग सर हमारा रेडी हो गया। अब क्या है, अब तीसरा जरा बोर्ड पे देखना। सर स्क्रीनशॉट ले ले क्या, बिल्कुल ले लो बेटा। तो बेटा याद करना इसी को बोलते हैं, समझना भी है और आपने आगे पढ़ना भी है। अब देखो बेटा 1 2 3 सब हेडिंग हो गया। अब लास्ट हमारा इस हेडिंग में अब बचा हुआ है अदर करेंट लायबिलिटी। सर इसमें क्या क्या आना है, सर याद कैसे होगा, एग्जाम से पहले 5 से 7 बार इस वीडियो को देख लो, डेली 2 बार देखो, याद हो जाना है आपने, समझ तो आपने लिया ही है। अब देखिए सर इसमें क्या होगा, इसमें फिर से आपके सामने एक ट्रिक है बेटा, यहां देखो ट्रिक को देखो, अनपेड, अनक्लेम, अनपेड, अनपेड। जहां जहां बेटा अनपेड हो ना, जहां जहां रिजर्व हो लास्ट में, तो आपने रिजर्व एंड सरप्लस में डालना है, जहां जहां कैपिटल हो आपको शेयर कैपिटल में डालना है बेटा। उसी तरीके से जब भी आपको अनपेड डिविडेंड मिल जाए, अनक्लेम डिविडेंड मिल जाए, अनपेड डिविडेंड एंड इंटरेस्ट अक्रूड, अनपेड मैच्योर डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट अक्रूड, देख रहे हो सब में वर्ड आ रहा है अनपेड, अनपेड, अनपेड। जैसे बेटा अनपेड अनपेड आना है, आपके दिमाग में घंटी बज जानी है कि इसे हमें लिखना है करेंट लायबिलिटी हेडिंग के अंदर, और सब हेडिंग क्या होगा, अदर करेंट लायबिलिटी। बताओ अनपेड वर्ड जैसे दिख जाए, अनपेड डिविडेंड दिख जाए, अनक्लेम दिख जाए, अनपेड डिविडेंड इंटरेस्ट अक्रू हो, इंटरेस्ट अक्रूड नहीं हो, उससे मतलब नहीं सर अनपेड है, हेडिंग सब हेडिंग तो सब हेडिंग तो अदर करेंट लायबिलिटी होगा। और क्या क्या होगा, कॉल्स इन एडवांस, बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, कॉल्स इन एडवांस आपसे पूछे तो उसका भी सब हेडिंग अदर करेंट लायबिलिटी और हेडिंग करेंट लायबिलिटी हो जाएगा। अक्रूड इंटरेस्ट किस पे, कॉल्स इन एडवांस, सर कॉल्स इन एडवांस हो या फिर उस पे इंटरेस्ट अक्रूड हो, हेडिंग सब हेडिंग करंट लायबिलिटी एंड अदर करंट लायबिलिटी ही हो जाएगा। आपको सब याद हो रहा है बेटा, आपको ट्रिक भी समझ में आ रहा है कि अनक्लेम दिखे लगा दो उसको अदर करंट लायबिलिटीज में। और क्या आता है सर इसमें, इंटरेस्ट अक्रूड ड्यू ऑन बोरविंग, इंटरेस्ट अक्रूड नॉट ड्यू ऑन बोरविंग। इंटरेस्ट अक्रूड है बोरविंग पे, ड्यू हो या नहीं ड्यू हो, इंटरेस्ट अक्रूड अगर बोरविंग पे है सर तो वो भी आ जाएगा अदर करेंट लायबिलिटीज में। ये भी क्लियर हो गया आपको। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आप सबका प्यारा राज दुलारा, रेंट आउटस्टैंडिंग लिखा हो, सैलरी आउटस्टैंडिंग लिखा हो, कमीशन, कोई भी खर्च अगर आउटस्टैंडिंग होगा बेटा तो वो आएगा आपका सब हेडिंग अदर करेंट लायबिलिटी और हेडिंग क्या आएगा, करंट लायबिलिटी। या फिर आप एक्सपेंसेस पेबल भी बोल सकते हो उसे। अब जीएसटी पेबल लिखा हो, जीएसटी पेबल मतलब आउटस्टैंडिंग ही हो गया। रेंट पेबल लिखा हो तो बेटा पेबल का दूसरा नाम है, सॉरी आउटस्टैंडिंग का दूसरा नाम है पेबल। आप इसको अनपेड भी बोल सकते हो, अनपेड रेंट, अनपेड सैलरी, अनपेड कमीशन, अनपेड जीएसटी, कुछ भी अनपेड आ जाए, आउटस्टैंडिंग आ जाए, पेबल आ जाए, आपने लाना किस सब हेड में है, अदर करेंट लायबिलिटी और हेडिंग क्या होगा,
करेंट लायबिलिटीज। सब कुछ आपको याद भी हो गया होगा और आप समझ भी गए होंगे। सारे हेडिंग सब हेडिंग को एग्जाम से पहले आपको 2 से 4 बार देखना है। अगले वीडियो में आप एसेट्स के भी बारे में चेक कर लो। इस वीडियो के बाहर एक भी सवाल नहीं आना है। अगर आ गया तो आ गया बेटा, तुम सिकंदर हो। इस चीज को समझने के बाद आप बनाओगे तो उससे भी। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।